सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहां से कि नेशनल इनकम के कुछ फैक्ट्स देखते हैं। नेशनल इनकम के कुछ फैक्ट्स में बात करते हैं कि नेशनल इनकम के बारे में कुछ बातें, जैसे हमारे देश में जो नेशनल इनकम है, हमारे देश में जो हमारे देश में जो राष्ट्रीय आय है, सबसे पहला पॉइंट अपनी कॉपी में लिखिए, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो हमारे देश में जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय, इसका जो आकलन है, इसका जो मेजरमेंट है, आकलन मतलब इसका आकलन किया जाता है एनएसओ के द्वारा। एनएसओ बोले तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिक कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिक कार्यालय। दोस्तों, सर आप प्री के बाद मेंस में फिर से आओगे ना? गजेंद्र तोमर कह रहे हैं भाई तुमने केजीएस वाले को और हमें का उल्लू समझ रखो का। देखो गजेंद्र भैया कैसी बातें कर रहे, कह रहे अगले साल गुरुजी जब तुम प्री में पढ़ाओगे 2-3 क्लास, मैंने कहा मैं एमसीक्यू लूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा प्री की, कह रहे उसके बाद मेंस में भी आओगे। काय भैया काया है, मेंस ही के लाने तो पढ़ा रहे, फिर जब अगले साल हम बैच लॉन्च कर रहे हैं एमपीपीएससी को, बैच में तो मैयो फिर आहे काय भैया। अब एक ही बार पढ़ान को तो पैसा लो और एक ही बार पढ़ान को पैसा तुमने, पढ़न को पैसा तुमने दो है, आप तुम्हें एक बार पैसा दे दो जीवन भर पढ़ाते रहेगा, फिर हमारे बाल बच्चा कैसे चलें? जा बताओ तुम, कम ऑन एवरीवन, राइट। दोस्तों देखिए हमारे देश में फिर तुम क्यों गुरुजी मान लो ऐसो हम कछु कहबो नहीं चाह रहे, आगे माफ करियो। देखो दोस्तों कि कैसी कैसी बातें करत मोड़ा मोड़ी समझ में नहीं आता हमें। तो देखो हमारे देश में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है, राष्ट्रीय आय का आकलन जो है वो एनएसओ, ये लेकिन बहुत अच्छा कमेंट था जो भी था दोस्तों, वो हमारे देश में एनएसओ कैलकुलेट करता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर बात करें एनएसओ के बारे में तो जरा थोड़ा सुनिएगा कि देखिए अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, मैंने कहा पूरे देश का राष्ट्रीय आय का आकलन, पूरे देश का नेशनल इनकम का कैलकुलेशन। तो दोस्तों नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन है उसके लिए पूरे भारतवर्ष से आंकड़ों की जरूरत होगी, आंकड़ों को जरूरत होगी। जैसे मान लो हमें अपने परिवार की आय निकालनी है तो हम ये देखेंगे कि कितने सदस्य हैं, कहां कहां से पैसा आता है, इन आंकड़ों को देखेंगे। तो जब हमें पूरे देश की राष्ट्रीय आय निकालनी है तो हमें पूरे देश, अगर हम लोग बात करें तो भारत में जब हमें राष्ट्रीय आय का आकलन करना है, तो जब राष्ट्रीय आय का आकलन हमें करना होगा तो इसके लिए हमें आंकड़ों की आवश्यकता होगी, इसके लिए हमें डेटा चाहिए होगा। और जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो वो डेटा कौन कलेक्ट करेगा? तो दोस्तों हमारे देश में हुआ क्या, 1950 में एक संस्था का जन्म हुआ जिसका नाम था एनएसएसओ, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। बाद में इसका नाम बदलकर ऑफिस कर दिया गया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, और बाद में कार्यालय। दोस्तों हमारे देश में जो एनएसएसओ था इसका काम था आंकड़ों को एकत्रित करना, आंकड़ों को एकत्रित करना। दोस्तों ये क्या करता था, पूरे देश, पूरे भारतवर्ष में इसके लोग जाते थे और आंकड़े एकत्रित करके लाते थे। आगे हम चले तो दोस्तों हमने देखा कि 1951 में एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम रखा सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिक कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिक कार्यालय।
दोस्तों जो केंद्रीय सांख्यिक कार्यालय था, केंद्रीय सांख्यिक कार्यालय था, तो अगर हम लोग बात करें तो सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इस केंद्रीय सांख्यिक कार्यालय का काम क्या था वो समझेंगे। तो ये केंद्रीय सांख्यिक कार्यालय क्या करता था, अगर हम इसकी बात करें तो सीएसओ का काम था कि दोस्तों हमारे देश में जो एनएसएसओ आंकड़ों को एकत्रित करके लाता था, अब ये एनएसएसओ अपने आंकड़ों को जो भी कलेक्ट किया आंकड़ा वो सीएसओ को दे देता था। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिक कार्यालय। और दोस्तों अभी तक जो राष्ट्रीय आकलन होता था वो सीएसओ करता था। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, हमारे देश में हमने देखा कि 23 मई 2019 क्या किया गया, एनएसएसओ प्लस सीएसओ, 23 मई 2019 इन दोनों को मर्ज किया गया और बना दिया गया एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिक कार्यालय। तो हम कहते हैं कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय सांख्यिक कार्यालय है वो नेशनल इनकम का मेजरमेंट करता है। क्या इतनी बात मेरे सभी भाई बहनों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई या नहीं आई? कि अगर हम बात करें कि नेशनल इनकम का वर्तमान आकलन एनएसओ के द्वारा होता है। एनएसओ कहां से आया, तो 1950 में एनएसएसओ बना था। इसका काम था आंकड़ों को एकत्रित करना और ये आंकड़ों को जाकर सीएसओ को दे देता था, जिसकी स्थापना 1951 में हुई। और भारत में जो राष्ट्रीय आय है वो सीएसओ करता था। अगर किसी किताब में सीएसओ लिखा हो तो आप अपडेट करके उसे एनएसओ कर दें, क्योंकि 23 मई 2019 में एनएसएसओ और सीएसओ दोनों को जोड़कर एनएसओ बना दिया गया। तो हमारे भारत में आंकड़ों को एकत्रित करना, उन आंकड़ों से राष्ट्रीय आय का आकलन करना, ये सारा का सारा काम राष्ट्रीय सांख्यिक कार्यालय का है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का है। चलते हैं थोड़ा सा नेशनल इनकम के इतिहास में चलते हैं और नेशनल इनकम के हिस्ट्री के पक्ष को देखते हैं। तो हमें पता चलता है कि हमारे देश में सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय है, जो नेशनल इनकम है, इसका कैलकुलेशन होता है दोस्तों 1967-68 में। हमारे देश में जो राष्ट्रीय आय है उसका सबसे पहली बार 19 कहां आ गया यार, मैं सबसे पहली बार 19 कहां से आ गया, 1867-68। तो हमारे भारत में सबसे पहली बार जो राष्ट्रीय आय का आकलन हुआ वो 1867 और 68 में हुआ। और ये जो सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन करने का जो श्रेय है वो जाता है दादा भाई नावरोजी को। दोस्तों दादा भाई नावरोजी के बारे में आपको पता होगा, इन्होंने एक बहुत फेमस किताब भी लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और दादा भाई नावरोजी को हमारे देश में ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं। दोस्तों दादा भाई नावरोजी ने साहब ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी भी दी थी, परिसंपत्ति का प्रवाह, ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात भी इन्होंने करी थी। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम लोग बात करें इस दादा भाई नावरोजी जी के जो नेशनल इनकम है इसकी बात करें, तो उस समय जब इन्होंने राष्ट्रीय निकाली थी तो सबसे बढ़िया बात सुनो, भारत ब्रिटिशर्स का गुलाम हुआ 1600 एडी में। आपको सबको पता है 1600 में, है ना, जब 1600 मतलब चल रहा था उस समय। लेकिन आप देखिए यहाँ पे हम 1800 तक आ गए और जो हमारे आर्थिक संसाधनों का जो दोहन हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था में वो ब्रिटिशर्स ने किया है। अंग्रेजों ने हमारे देश को आर्थिक रूप से कुचल दिया, आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया। अगर हम बात करते हैं दोस्तों थोड़ा आगे चलते हुए तो हमें पता चलता है कि हमारे देश में जब दादा भाई नावरोजी साहब ने राष्ट्रीय आय का आकलन किया तो उस समय हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय निकल के आई, प्रति व्यक्ति आय, तो उस समय हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय निकल के आई वो आई मात्र 20 रुपए, सिर्फ 20 रुपए। सोचो
सिर्फ 20 रुपए। मतलब हमारे देश की बिल्कुल बुरी तरह से हमारे देश का सर्वनाश हो चुका था आर्थिक रूप से। और दोस्तों, और कभी भी ब्रिटिशर्स ने भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन नहीं किया। वो क्यों? क्योंकि अगर राष्ट्रीय आय का आकलन करते तो पता चल जाता कि आर्थिक रूप से भारत टूट चुका है, बर्बाद हो चुका है। फिर दोस्तों हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे देश में फाइनली, ये तो हो गया सबसे पहली बार, लेकिन पहली बार फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन, वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले दोस्तों व्यक्ति हैं प्रोफेसर V.K.R.V. राव। और ये बात है दोस्तों 1931-32। सबसे पहली बार भारत में जो वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन हुआ वो प्रोफेसर V.K.R.V. राव साहब ने किया। और इस समय जो प्रति व्यक्ति आय आई, इस समय जो प्रति व्यक्ति आय निकल के आई वो आई 77.90। नाउ देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम आए अब 90s में आ गए। अब हम चूंकि इसके बाद तो हमने देखा कि हमारे भारत में सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार औपचारिक रूप से, सबसे पहली बार औपचारिक रूप से मतलब ऑफिशियली, मतलब सरकार की ओर से राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए हुआ क्या दोस्तों 1949 में भारत में एक समिति बनाई गई जिसका नाम था नेशनल इनकम कमेटी, जिसका नाम था राष्ट्रीय आय समिति। मेरे प्यारे दोस्तों, जो राष्ट्रीय आय समिति था जिसे हम कहते थे नेशनल इनकम कमेटी, दोस्तों नेशनल इनकम कमेटी 1949 में इस राष्ट्रीय आय समिति का निर्माण होता है भारत में। और जो राष्ट्रीय आय समिति है इसके अध्यक्ष जो थे, इसके जो हेड थे इस कमेटी के, वो थे P.C. महालनोबिस। P.C. महालनोबिस। दोस्तों अगर हम P.C. महालनोबिस साहब की बात करें तो ये हमारे भारत के एक महान स्टैटिस्टिशियन हैं। इन्हीं के नाम पर भारत में, इन्हीं के नाम पर स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। दोस्तों P.C. महालनोबिस साहब हमारे भारत के लाइक फादर ऑफ प्लानिंग भी कहलाते हैं। फादर ऑफ प्लानिंग अगर हम बात करें दोस्तों, ये बहुत बड़े व्यक्ति थे और इनकी अध्यक्षता में 1949 में एक राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई और पहली बार भारत में ऑफिशियली, औपचारिक तौर पर जो राष्ट्रीय आय है उसका आकलन P.C. महालनोबिस के द्वारा हुआ। यस, 29 जून को। शाबाश दिव्या राठौर। दोस्तों हम यहां तक आए, फिर हमने थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा सा जब हम आगे चले तो हमने देखा कि अगर हम बात करें अभी 2015 की, 1949 के बाद सीधी हमने यहां पर 1949 के बाद हम चलते हैं 2015 में। 2015 में क्या हुआ वो जरा ध्यान से समझेंगे। 2015 में भारत ने नेशनल इनकम के मेथोडोलॉजी को थोड़ा सा परिवर्तित किया। 2015 में भारत सरकार ने क्या किया, यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राज्य है, संयुक्त राज्य जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राज्य यूनाइटेड नेशन, इसका एक नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का एक मेथड है। यूनाइटेड नेशन के पास नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का एक मेथड है जिसे कहते हैं SNA 2008। दोस्तों SNA 2008, अगर हम SNA की बात करें तो SNA का मतलब है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट। SNA का मतलब है यहां पर सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट। तो SNA का मतलब है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट। अब ये मत कहना ये हिंदी में लिखो, क्योंकि दोस्तों लाइक यूनाइटेड नेशन विदेश में हिंदी नहीं चलती। अब हम कह सकते हैं राष्ट्रीय लेखा प्रणाली, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, तो SNA ही कहेंगे, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट। पेपर में जाना हो, चूंकि ये नाम है तो आप देवनागरी में लिखिए, सा में छोटी की मात्रा आधा सा, टर्म ऑफ नेशनल अकाउंट।
चलेगा पेपर में, मेंस में तोड़ेगा एकदम, लेकिन देवनागरी में लिखेंगे, इंग्लिश में यूज नहीं करेंगे। तो एसएनए सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट के पद्धति को भारत ने अपनाया। इसका मतलब है 2015 से, जरा ध्यान से समझना क्या है ये, इसके आगे बात होगी इसके बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें तो 2015 में जो यूनाइटेड नेशन अपने सदस्य देशों से चाहता है कि आप जिस मेथड पर हम राष्ट्रीय आय का हमने मेथड दिया वो आप अडॉप्ट करें, तो भारत ने राष्ट्रीय आय आकलन का जो मेथड है वो एसएनए 2008 में शिफ्ट कर दिया और उसमें कुछ चेंजेस हुए। क्या क्या चेंजेस हुए इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आने वाले समय में। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड थोड़ा सा नेशनल इनकम का हिस्ट्री। तो अगर हमसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत सरकार राष्ट्रीय आय की पद्धति को राष्ट्रीय आय के आकलन की कौन सी पद्धति का प्रयोग करती है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दी गई सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008। 2008 क्या है, जैसे 2008 में मेथड्स आए थे, जैसे हमारे भारत में नहीं होता कि आरबीआई एक्ट 1934 है ना, तो ऐसी एसएनए 2008 में, एसएनए 2008 यूनाइटेड नेशन ने एक सिस्टम बनाया नेशनल अकाउंट का 2008 में। उसी सिस्टम को हमने 2015 में अपनाया और 2015 से भारत सरकार एसएनए 2008 पद्धति पर राष्ट्रीय आय, एसएनए 2008 पद्धति पर राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। तो आजकल जो हम राष्ट्रीय आय का जो आकलन करते हैं वो एसएनए 2008 पद्धति पर नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं। राइट, सारे लोग थम्स अप करिए और मुझे बताइए क्या इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई या नहीं आई? सारे लोग कम ऑन। सो दिस इज कॉल्ड द नेशनल इनकम, दिस इज कॉल्ड द राष्ट्रीय आय। राइट, अच्छा दिव्या राठौर स्टैटिस्टिक्स की स्टूडेंट है इसलिए इन्हें ये आता है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। नाउ चलिए, सारे लोग कह रहे हैं यस सर आ गया है। दोस्तों राष्ट्रीय आय को समझने से पहले, राष्ट्रीय आय को थोड़ा और सीखने से पहले हमें कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, तब आप राष्ट्रीय आय को अच्छी तरह सीख पाओगे। आज हम सिर्फ राष्ट्रीय आय को समझने की एक भूमिका बना रहे हैं, एक बैकग्राउंड बना रहे हैं। असली राष्ट्रीय आय का टॉपिक कल स्टार्ट होगा और परसों इसकी मोस्ट प्रोबेबली आखिरी क्लास होगी, क्योंकि दोस्तों आखिरी क्लास होगी वो भी सिर्फ एक, या हो सकता कल ही आखिरी क्लास हो जाए, लेकिन देखेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। राइट, और इसके बाद आपको कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे जिससे आप लोग उसे भी पढ़िएगा, और फिर बाद में मैं आपके प्री से पहले प्रैक्टिस के लिए जुड़ूंगा दोस्तों। और आपकी इकोनॉमी का जो समस्या है वो मुझे लग रहा है 90% इकोनॉमी की समस्या यहीं पर समाधान हो चुका है, लेकिन जो बच्ची चुकी 10-15% की कसर है वो हम लोग आपके पीटी से पहले देख लेंगे, जिससे फिर से पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो थोड़ा सा देखिए, देख लिया हूं और हुआ आपका एक्सप्लेनेशन का था, तो देख लिया हूं आपका एक्सप्लेनेशन का था, ठीक है। अभय प्रताप नाउ दोस्तों ये दो शब्दों को समझना राष्ट्रीय आय को समझने के लिए बहुत जरूरी है। एक जिसे हम कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी और दूसरा जिसे हम कहते हैं नॉर्मल रेसिडेंट। दोस्तों राष्ट्रीय आय जब हम तभी समझ पाएंगे अच्छे से जब हमें इन दो टर्म्स के बारे में अच्छी तरह ज्ञान हो। घरेलू सीमा क्षेत्र कह लो, यस घरेलू क्षेत्र, और नॉर्मल रेसिडेंट सामान्य निवासी। अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है और नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा डोमेस्टिक टेरिटरी की। डोमेस्टिक टेरिटरी मेरे प्यारे साथियों घरेलू सीमा क्षेत्र है, घरेलू सीमा क्षेत्र, डोमेस्टिक टेरिटरी घरेलू सीमा क्षेत्र है। राइट, अगर हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करें, इस घरेलू सीमा क्षेत्र की बात करें, तो जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। श्रद्धा कह रही है सर आप सुपर से ऊपर लेवल का पढ़ाते हैं, तो सर आपने बताया कि एसएनए 2008 करती है। यस 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 सौम्या, उसके आगे क्या जानना चाहते हैं? अगर हम लोग बात करें, देखिए घरेलू सीमा क्षेत्र जनरली हम लोग ये समझते हैं तो घरेलू, अगर
हिंदी में भी ठीक है, देख लेंगे। तो देखो दोस्तों, घरेलू सीमा क्षेत्र का मतलब ये नहीं है, मान लो ये हमारे इंडिया की, मुझे इंडिया का मैप बनाना तो नहीं आता, लेकिन ये मान लेते हैं हमारे इंडिया का ये, तो आप लोगों को लगता है ये पूरा का पूरा ऐसे, तो आप लोगों को लगेगा कि घरेलू सीमा क्षेत्र का मतलब ये है। नहीं, घरेलू सीमा क्षेत्र का मतलब ये तो है ही, समझना, डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारे देश की सीमा रेखा, हमारे देश की सीमा रेखा, समझेंगे। तो जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो देश की सीमा रेखा बहुत बड़ी होती है, राइट। तो देश की सीमा रेखा बहुत बड़ी होती है। लॉन्ग क्लास लेंगे पीटी से पहले, अभी ज्यादा समय बर्बाद मत करो, पीटी से पहले लॉन्ग क्लास ही लेंगे, चिंता नहीं करना। पहले पढ़ लो यार, प्लीज पढ़ लो मेरे प्यारे दोस्त, बहुत कठिन वर्ड है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। नहीं तो आप पूरे हिंदुस्तान में दावा करके कहता हूं, दावा करके, जिस दिन आप मुझे वो वीडियो की क्लिप भेज दो, मुझे या केजीएस की टीम को, कि अगर किसी ने डोमेस्टिक टेरिटरी को इतने डिटेल में पढ़ाया हो नेशनल इनकम के चैप्टर में, तो मैं उसी दिन से संन्यास ले लूंगा, रिजाइन दे दूंगा पढ़ाने से, राइट। इसलिए बहुत डेप्थ में है, समझना। नहीं तो जनरली लोग घरेलू सीमा क्षेत्र कह के ऐसे निकल जाते हैं और आगे चले जाते हैं, कहते हैं देश के अंदर बस। लेकिन समझो इसे, घरेलू सीमा क्षेत्र एक बहुत व्यापक शब्द है। डोमेस्टिक टेरिटरी, जैसे अब याद करो, मैं आपको जब जीडीपी, मैंने रफ नकली जीडीपी पढ़ाया था, इस चैप्टर में मैं असली जीडीपी पढ़ाऊंगा। नकली मतलब मैंने कहा था कि एक देश में एक साल में कुल उत्पादन, याद करो, एक देश में एक साल में कुल उत्पादन, वो नकली जीडीपी था। मतलब सरल तरीके से जीडीपी को समझने का मतलब, यहां पर मैं डिटेल में जीडीपी पढ़ाऊंगा, तो वहां पे आएगा एक देश में, एक देश का मतलब क्या, तो वो ये है। एक देश के अंदर मतलब क्या, वो ये समझना। तो घरेलू सीमा क्षेत्र में ये तो शामिल होता ही है, इसके साथ साथ और क्या क्या शामिल होता है, इसके साथ साथ और क्या क्या शामिल होता है। तो देखो, अगर भारत की कोई भी एम्बेसी, एम्बेसी, एम्बेसी तो हम जानते हैं दूतावास, अगर भारत की कोई भी एम्बेसी, दूतावास, एम्बेसी के साथ साथ भारत का कोई भी हाई कमीशन, हाई कमीशन, ये आप अपनी पॉलिटी की क्लास में पढ़ेंगे, बाकी मेरे प्यारे साथियों बहुत बच्चों को आता होगा। हाई कमीशन जिसे हम कहते हैं उच्च आयोग, राइट। तो हमारा हाई कमीशन हो गया, बोले तो उच्च आयोग हो गया, हाई कमीशन, उच्च आयोग। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कॉन्सुलेट्स होते हैं, कॉन्सुलेट्स, राइट। तो अगर हम लोग बात करें तो कॉन्सुलेट्स का मतलब है वाणिज्यिक दूतावास, कहते हैं इसको वाणिज्यिक दूतावास, राइट। लेकिन मैं एक लाइन में अगर आपको बहुत ही सरल भाषा में बताऊं तो ये होते क्या हैं। एम्बेसीज तो जानते ही हैं कि जहां पर अगर पूरे विश्व में, है ना, भारत ने अलग अलग दूतावास बना रखे हैं, ऐसे ही हाई कमीशंस होते हैं। जैसे हमारे देश से कोई भी ऑफिसर, कोई भी प्रेसिडेंट, पीएम अगर विदेश जा रहे हैं किसी भी दौरे में, तो उनका सारा इंतजाम हाई कमीशन करेगा। अगर मान लो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से हम विदेशों से पूरे शेष विश्व से लाइक वित्तीय रूप से जुड़े हैं, फाइनेंशियली आयात निर्यात करना चाहते हैं, इन सब चीजों के लिए देखता है कॉन्सुलेट्स। दोस्तों पूरे विश्व में जो भारत के एम्बेसी, हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स हैं, और ये सब कहां, दूसरे देशों में, ये सब कहां, दूसरे देशों में, समझना दोस्तों, दूसरे देशों में। तो अब क्या है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में जो हमारे देश की पॉलिटिकल टेरिटरी है, जो हमारे देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, इसके साथ साथ हमारे देश के पूरे विश्व में जहां जहां एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, हाई कमीशंस हैं, वो भी यहां पर शामिल होते हैं। इसके साथ साथ यहां पर अगर हम बात करें और क्या क्या शामिल होता है दोस्तों, अगर मान लो कोई भी शिप, जहाज, कोई भी शिप, जहाज, या मान लो शिप के साथ साथ कोई भी एरोप्लेन, हवाई जहाज कह लो, कोई भी एरोप्लेन, राइट, कोई भी शिप हो गया, कोई भी एरोप्लेन हो गया, जो भारतीयों द्वारा दूसरे देशों में ले जाया जाता है,
शिप या एरोप्लेन जो भारतीयों द्वारा दूसरे देशों में ले जाया जाता है ना। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, जरा ध्यान से समझना, एक प्लेन मान लो या एक शिप मान लो, है ना, प्लेन हो गया, शिप हो गया, जो हमारे देश के लोग या हमारे देश का कोई बंदा, हमारे देश का एक शिप है, वो गया मान लो रशिया, राइट, तो उसने जो काम किया, जो रशिया जा रहा है, या हमारे देश का एक प्लेन है वो गया मान लो यूएस, तो हमें लगेगा कि भैया वो तो हमारे देश के बाहर है, लेकिन ना, इकोनॉमी की भाषा में, अर्थशास्त्र की भाषा में वो हमारे देश की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होगा। या इसमें और क्या होगा दोस्तों, और क्या होगा, और सुनो, इसमें नंबर 3, जितने भी रिसर्च सेंटर्स हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, शोध केंद्र, जितने भी क्या है, शोध केंद्र, रिसर्च सेंटर्स हैं, शोध केंद्र हैं, मतलब ग्लोबली भारत के जितने भी शोध केंद्र हैं या रिसर्च एरियाज हैं, केंद्र कह लो, एरियाज कह लो, शोध क्षेत्र कह लो आप लोग, रिसर्च केंद्र हैं या रिसर्च क्षेत्र हैं। शोध केंद्र का मतलब क्या है, शोध क्षेत्र का मतलब अगर आपने पढ़ा होगा, आप मुझे बताइए, क्या किसी ने हिमाद्री के बारे में पढ़ा है कभी, हिमाद्री, और पढ़ा है तो जल्दी से मुझे कमेंट करो कि हिमाद्री कहाँ है। किसी ने क्या भारती के बारे में पढ़ा है, भारती, ये एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, ये हिमाद्री, भारती, राइट, मैत्री, क्या आपने पढ़ा है, मैत्री, हिमाद्री, भारती, मैत्री। दोस्तों भारत के जितने भी रिसर्च एरियाज हैं पूरे विश्व में, यस, आर्टिका में, एंटार्क्टिका में पढ़ते हैं अपन लोग ये, तो दोस्तों नॉर्थ पोल हिमाद्री में है, यस, शाबाश, राइट। तो अगर हम लोग बात करें तो हिमाद्री, भारती, ये सब चीजें, तो दोस्तों इनको जितने भी रिसर्च सेंटर्स भारत ने, ना कि यहां बल्कि स्पेस में भी अगर कोई रिसर्च सेंटर बना रखा है, वो भी भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, वो भी भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। प्लस इसी में चौथा EEZ, EEZ बोले तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। दोस्तों EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है, दोस्तों इसे हम कहेंगे विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, दैट इज विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिन भाई बहनों को नहीं आता वो मुझसे समझें, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक जोन, क्या, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की अगर हम बात करें, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की बात करें, तो ये क्या है, देखो ये तो सबको पता ही है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बस जस्ट आइडिया दूंगा। जैसे ये हमारे इंडिया की, इसे हम बोलते हैं बेस लाइन, इसे हम बोलते हैं बेस लाइन, जो कोस्टल एरियाज हैं ये, तो इसे हम बोलते हैं बेस लाइन। इससे 200 नॉटिकल माइल्स तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक इस एरिया में, जहां तक हम इन सारे एरियाज में हम फिशिंग कर सकते हैं, ऑयल निकाल सकते हैं, जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज, वाणिज्यिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं, तो ये इंडिया की बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक, इसे कहते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। तो दोस्तों बताइए कितना तगड़ा शब्द है ये डोमेस्टिक टेरिटरी, क्या आप सबको समझ में आया? डोमेस्टिक टेरिटरी की जब हम बात करेंगे, घरेलू सीमा क्षेत्र की बात करेंगे, तो घरेलू सीमा क्षेत्र में ना कि सिर्फ भारत के अंदर की जो इकोनॉमिक बाउंड्री है, बल्कि घरेलू सीमा क्षेत्र में दोस्तों हमारे देश की जो एम्बेसीज हैं, हाई कमीशंस हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, जो विदेशों में हैं, साथ साथ दोस्तों हमारे देश में अगर हम बात करें, तो इसके अलावा कोई भी शिप, कोई भी एरोप्लेन, हमारे देश के लोग
ले जाते हैं विदेशों में, वो भी भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा। इसके अलावा हमारे जो रिसर्च एरियाज हैं, चाहे स्पेस में हो, चाहे आर्टिक में हो, एंटार्क्टिक में हो, वो भी इसमें आएंगे। साथ में जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, भारत की बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक, वो भी हमारे इसी का हिस्सा होगा। सो दिस इज कॉल्ड द डोमेस्टिक टेरिटरी। राइट नाउ अगर हम लोग बात करें दोस्तों, मैंने कहा दूसरा शब्द है नॉर्मल रेसिडेंट। आइए दोस्तों, ये बड़ा हैवी शब्द है नॉर्मल रेसिडेंट। मतलब इस हैवी शब्द को बिल्कुल हल्का कर देते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट, सामान्य निवासी, बड़ा हैवी शब्द है, लेकिन इस हैवी शब्द को बिल्कुल हल्का कर देते हैं और आनंद देते हैं आपको। नॉर्मल रेसिडेंट, सामान्य निवासी। अब ये नॉर्मल रेसिडेंट क्या है, सामान्य निवासी क्या है, वो आप लोग समझेंगे। EEZ एक बार और बता दीजिए, कीर्ति कह रही है। तो EEZ का मतलब है कि हमारे देश की जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल बाउंड्री है, उससे 200 नॉटिकल माइल्स तक हम लोग किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। वो भारत की ही टेरिटरी माना जाता है, वो भारत की ही सीमा क्षेत्र है। जैसे आपने सुना होगा कि मछुआरे चले गए श्रीलंका की बाउंड्री में, वहां पकड़ लिए गए, मछुआरे पाकिस्तान की बाउंड्री में घुस गए, ऐसा सुना हमने। लेकिन अगर हम बात करें तो जो नॉटिकल माइल, जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का है, उसमें अपन कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारी खुद की टेरिटरी मानी जाती है। और तीसरा पॉइंट रिसर्च एरियाज वाला था क्या? तीसरा पॉइंट सौरभ जी कह रहे हैं, सौरभ शुक्ला, रिसर्च सेंटर्स है ना तीसरा। वो तो इजी पॉइंट है बेटा। रिसर्च सेंटर्स का मतलब, एक मिनट रुको, EEZ, यहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा मिट गया, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। बेटा रिसर्च सेंटर्स का मतलब है कि जो भारत के शोध क्षेत्र हैं, जो भारत के शोध क्षेत्र हैं, कहां, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो आर्टिक में हो, एंटार्क्टिक में हो, स्पेस में हो, वो भारत के हैं और भारत के लोग चलाते हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे वो हमारे भारत की ही टेरिटरी में आएगा। चलिए अब देखिए नॉर्मल रेसिडेंट हम लोग जनरली क्या समझते हैं। आमतौर पर मैंने कहा था समझना, एक देश में एक साल में देश के लोगों द्वारा कुल उत्पादन। और अच्छा मीनिंग बताते हैं। देखो पहले मैंने थोड़ी नकली मीनिंग बताई, अब असली मीनिंग की ओर हूं, फिर बहुत असली मीनिंग बताऊंगा जीडीपी की। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि एक देश में एक साल में एक देश के लोगों द्वारा कुल उत्पादन। अब मैंने कहा एक देश के लोगों द्वारा, ये क्या है? एक साल में एक देश में एक देश के लोगों द्वारा, एक देश में ये वाला, ये तो आप समझ गए, देश में डोमेस्टिक टेरिटरी, देश के लोगों द्वारा कुल उत्पादन, ये तो समझ में आता है। एक साल भी आता है, अप्रैल से मई तक, हाँ अप्रैल से मार्च तक। अब ये देश के लोगों द्वारा, ये क्या है भाई साहब? ये क्या है भाई साहब? देश के लोगों द्वारा। तो आइए समझते हैं कि ये सामान्य निवासी किसे कहेंगे, ये देश के लोगों द्वारा क्या शामिल होंगे, जरा इसको समझते हैं। दोस्तों ये देश के लोगों द्वारा बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें, सबसे पहले मैं यहां पे दो बातें करने वाला हूं इसमें, कि देश के लोगों द्वारा, इसमें मैं दो बातें करने वाला हूं। एक, क्या क्या इसमें शामिल होगा, और दूसरा देश के लोगों द्वारा। तो यहां पे मैं दो बातें करूंगा कि देश के लोगों द्वारा, इसमें मैं बात करूंगा क्या क्या चीजें, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी और क्या क्या चीजें शामिल नहीं होंगी। तो इसमें हम बात करते हैं क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, मतलब शामिल होंगी, और क्या क्या चीजें देश के लोगों द्वारा एक्सक्लूड होंगी, शामिल नहीं होंगी। राइट, शामिल होती हैं और शामिल नहीं होती हैं। क्या क्या चीजें शामिल होती हैं और क्या क्या चीजें शामिल नहीं होती, समझेंगे। पहले चुपचाप आप लोग सुनो, समझो नहीं। समझ में कब आ गया ये आपको पता नहीं चलेगा। आपका सिर्फ एक ही काम है दोस्तों, सुनने का। सिर्फ आपका एक ही काम है, सुनने का। राइट, तो सिर्फ आप सुनिए। देखो सबसे पहले देश के सामान्य निवासी में क्या क्या चीजें शामिल होंगी, तो मैं कहूंगा कि अगर हमारे देश का, अगर भारत का, सबसे पहला तो बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, ये तो सब जानते ही हैं। कोई भी अगर भारत का लाइक निवासी है, भारत का
निवासी है, या एवं जो भारत के संस्थान हैं वो सब इसमें शामिल होंगे। भारत का निवासी है या भारत का संस्थान है वो सब इसमें शामिल होंगे। कोई भी इंडिया का लाइक रेसिडेंट, देखो अब बताने जा रहा हूं, समझना। देखो समझो आप जीएस का मॉड्यूल, जब हम यहां पर दो वर्ड आ रहे हैं, एक निवासी और एक नागरिक, समझना बेटा। आज तुम्हें इकोनॉमी का एक अलग पहलू दिखेगा। एक होता है हमारा रेसिडेंट और एक होता है हमारा सिटीजन। एक है निवासी और एक है नागरिक। तो जब इकोनॉमी पढ़ते हैं तो नागरिक वागरिक से कोई मतलब नहीं है। यहां पे हम 12 से 35 तक के फंडामेंटल राइट्स की कोई बात नहीं करते। आपने सुना होगा, पढ़ते हैं आप लोग, ये 12 से 35 हमारे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स सभी नागरिकों के लिए होते हैं। दोस्तों हम लोग नागरिक की बात करते हैं पॉलिटी में, और यहां पे मैं बात कर रहा हूं निवासी। तो यहां पे हम निवासी की जब बात करेंगे तो बात होगी इकोनॉमी में, समझना। अब मैंने कहा कि एक देश में एक साल में देश के लोगों द्वारा कुल उत्पादन, एक देश में एक साल में देश के लोगों द्वारा कुल उत्पादन, मतलब क्या भैया, देश के लोगों के द्वारा क्या? तो देश के लोगों में हम यहां नागरिक की बात नहीं करेंगे, सिटीजनशिप की बात नहीं करेंगे, यहां पे हम बात करेंगे देश के निवासी। अब निवासियों में क्या क्या आएगा, रेसिडेंट्स में, वो समझेंगे। जैसे हम लोग यहां पे वर्ड करते हैं यूज, इसमें शामिल हो जाएंगी। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर मान लो कोई भी विदेशी नागरिक, कोई भी विदेशी, राइट, कोई भी फॉरेनर है, कोई भी विदेशी नागरिक है, कोई भी विदेशी नागरिक है। यहां पर तो जो हम निवासी की बात कर रहे हैं इसे हम भारतीय नागरिक भी कह सकते हैं, राइट। नॉर्मल रेसिडेंट सिटीजन से कहीं आगे का वर्ड है, सिटीजन से कहीं आगे का वर्ड है। नॉर्मल रेसिडेंट की बात करेंगे तो ये नागरिकों से भी आगे, इसमें नागरिक तो शामिल है ही, मतलब भारत के निवासी, कौन, भारत के नागरिक। इसी तरह से अगर मान लो विदेश का कोई नागरिक है, कोई विदेशी नागरिक है, और मेरे प्यारे दोस्तों ये विदेशी नागरिक भारत में 1 वर्ष से अधिक, 1 वर्ष से अधिक से रह रहा है, 1 वर्ष से अधिक से रह रहा है, ये लो। अगर मान लो कोई भी विदेशी नागरिक है और भारत में 1 वर्ष से अधिक से रह रहा है, 1 साल से ज्यादा से रह रहा है, 1 साल से ज्यादा से भारत में रह रहा है, और जिसका आर्थिक लाभ भारत में है, जिसका आर्थिक लाभ भारत में है, आर्थिक लाभ भारत में है, इसका मतलब क्या, तो जरा ध्यान से समझेंगे दोस्तों। आर्थिक लाभ भारत में है, इसका मतलब क्या, जिसका आर्थिक लाभ भारत में है, मतलब हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज विद इंडिया, हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज विद इंडिया, मतलब वो इंडिया में काम कर रहा, यहीं पे कमा रहा है कि नहीं, और भले ही वो कमा के पैसा विदेश भेज दे रहा अपने परिवार को, लेकिन वो यहीं काम कर रहा है, यहीं कमा रहा, 1 साल से ज्यादा उसको यहां हो गए। लेकिन विदेश से कोई स्टूडेंट आया 1 साल से ज्यादा के लिए, विदेश से कोई मेडिकल सर्विस लेने आया भारत में, भारत में मेडिकल सर्विसेज बहुत आगे हैं, तो कोई विदेश से कोई मेडिकल सर्विसेज लेने आया 1 साल से ज्यादा के लिए है, वो इसमें शामिल नहीं होगा। उन्हें छोड़कर क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? जल्दी से थम्स अप करिए और मुझे बताइए, क्या इतनी बात सारे लोग समझ गए? क्या इतनी बात सारे लोग समझ गए या नहीं, कि इसमें सामान्य निवासी में और क्या क्या शामिल होगा? आइए नंबर 3 बताते हैं, इसमें और क्या आएगा, इसमें और क्या क्या आएगा। तो यदि कोई भारत का नागरिक है, समझना, यदि कोई भारत का नागरिक है और वो कहां कहां काम करता है,
तो अगर कोई भारत का नागरिक, अगर कोई भारत का नागरिक है, इंडिया का सिटीजन है, और वो कहां कहां काम करता है, कोई भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, अंतरराष्ट्रीय निकाय हैं। इंटरनेशनल बॉडीज का मतलब मान लो कोई भी आईएमएफ है, आईएमएफ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, या एटसेट्रा कोई और भी हो गया, इंटरनेशनल बॉडीज हैं, राइट, जिनका कार्यालय भारत में है। समझना, जैसे मान लो आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ एटसेट्रा, और इनका, रुकिए, जैसे आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, अगर हम बात करें, अगर इनका ये दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं कि कोई भी आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, अगर इनका मतलब ऑफिस, कार्यालय, इनका जो कार्यालय अगर भारत में है, भारत में, और वहां पर समझना, भारत का कोई नागरिक आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ या कोई भी अंतरराष्ट्रीय निकाय, उसका कार्यालय भारत में है और भारत का नागरिक वहां काम करता है, तब भी वो तो भारत का नॉर्मल रेसिडेंट ही हुआ, तब भी वो भारत का नॉर्मल रेसिडेंट हुआ, राइट। यदि मान लो इसके अलावा कोई भी विदेशी संस्थाएं हैं, विदेशी संस्थाओं का मतलब ऐसे मान लो कोई भी विदेशी कंपनी, कोई भी विदेशी कंपनी हो गई, या कोई भी बैंक हो गई, बैंक, विदेशी बैंक, फॉरेन बैंक, कोई भी फॉरेन बैंक हो गई उसमें, और वो फॉरेन बैंक इंडिया में है और उसमें कोई भारत का नागरिक काम कर रहा है, वो भी यहीं पर शामिल होगा, वो भी यहीं पर शामिल होगा। या मान लो दोस्तों इसी में और क्या आएगा, तो इसी में क्या आएगा, कोई भी विदेशी दूतावास है, कोई भी विदेशी दूतावास है, कोई भी विदेशी दूतावास है ना, मतलब जितनी भी फॉरेन एम्बेसीज हैं, फॉरेन एम्बेसीज हैं, अगर मान लो इस फॉरेन एम्बेसी में कोई भी भारत का नागरिक काम कर रहा है, वो भी नॉर्मल रेसिडेंट में शामिल होता है। मतलब नॉर्मल रेसिडेंट एक बहुत बड़ी परिभाषा है अपने आप में। आप जरा गौर से नॉर्मल रेसिडेंट को समझने की कोशिश करिए और ईमानदारी से बताइए, क्या इतनी बात समझ में आ गई? नॉर्मल रेसिडेंट की जब हम बात करेंगे, हम कहेंगे भारत के नागरिकों द्वारा भारत में उत्पादन, तो भारत के नागरिकों द्वारा भारत में उत्पादन, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें भारत के निवासी, इसमें सिटीजन्स, निवासी, साथ साथ संस्थाएं। विदेशी नागरिक अगर कोई भारत में है, 1 साल से ज्यादा के लिए रह रहे हैं और इनका आर्थिक उद्देश्य भी भारत में ही है, मतलब कमा रहे भारत में, यहीं उड़ा रहे बढ़िया से ना। साथ साथ अगर कोई भारत का नागरिक कोई भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक, कोई भी अगर इनका ऑफिस मान लो दिल्ली में है, हैदराबाद में है, कहीं भी है भारत में, और उसके अंदर कोई भारतीय काम कर रहा है तो भारत का निवासी है। साथ में कोई विदेश की कंपनी है, विदेश की बैंक है, उसमें भारत के लोग काम करें, या साथ में अगर हम लोग कहें कोई विदेशी एम्बेसीज हैं, उसमें कोई भारत का व्यक्ति काम करे, तो वो भारत का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाता है। अब इसमें क्या क्या शामिल नहीं होते हैं वो बात करते हैं, क्या क्या शामिल नहीं होते हैं वो बात करते हैं। तो देखना, जरा ध्यान समझना, क्या क्या शामिल नहीं होते हैं वो बात करते हैं। तो यदि कोई, क्या सबको समझ में आ रहा है या नहीं, जल्दी से अपने कमेंट करो और मुझे बताओ। चलो आ रहा है। तो यदि कोई मान लो कि इंडिया की एक एम्बेसी, इंडिया की एक एम्बेसी विदेश में है, विदेश में, और इस एम्बेसी में कोई विदेशी काम करता है, वो शामिल नहीं होगा। समझो, अच्छी तरह समझो। इंडिया की एम्बेसीज पूरे विश्व में है, दूतावास, और उन दूतावासों में अगर कोई वहां की कंट्री का काम कर रहा है बंदा, तो भारत का सामान्य निवासी शामिल नहीं होगा, तो भारत का सामान्य निवासी नहीं होगा।
इसी तरीके से कोई भी अंतरराष्ट्रीय निकाय है, कोई भी अंतरराष्ट्रीय निकाय इंटरनेशनल बॉडीज है और ये भारत में है। कोई भी इंटरनेशनल बॉडीज कहां है? भारत में। और इनमें कोई विदेशी काम करे, क्योंकि उसका आर्थिक उद्देश्य भारत के लिए तो है नहीं, पैसा कमा रहा, भेज दे रहा है। तो अगर कोई भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, कोई भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, अंतरराष्ट्रीय निकाय हैं, है ना, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वही ये वाली बातें, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनमें अगर भारत का बंदा काम करे, अगर कोई भी अंतरराष्ट्रीय निकाय भारत में, ये देखो भारत में, अगर कोई भारत का बंदा काम करे तो वो सामान्य निवासी में है। लेकिन इनमें कोई भारत का बंदा ना, कोई विदेश का बंदा काम करे तो भारत के सामान्य निवासियों में वो शामिल नहीं होता है। इसी तरीके से दोस्तों अगर बात करें कि भारत में भी कुछ विदेशी एम्बेसीज होंगी, राइट, भारत में भी, जैसे मैंने कहा कि इंडिया की एम्बेसी विदेश में, ऐसे ही विदेशों की एम्बेसी भारत में होंगी। तो विदेशी दूतावास, विदेशी दूतावास में कोई विदेशी बंदा विदेशी कार्य करे, विदेशी कार्य करता है, तो वो भी दोस्तों यहां पे शामिल नहीं होगा। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मुझे अगेन डबल थम्स अप दीजिए और बताइए क्या बात समझ में आ गई कि नहीं। सर इसका मतलब अगर किसी इंडियन को फॉरेन सिटीजनशिप मिली है और वो एम्बेसी में काम कर रहा है, देखो कीर्ति सोनी, अगर किसी भारत के किसी इंडियन को अगर फॉरेन सिटीजनशिप मिल गई तो वो तो नागरिक वहीं का हो गया, राइट ना। अब वो छोड़ो से, अब वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट में शामिल नहीं रहा। इतनी बातें सब लोग बताएं, क्या ये बातें सबको समझ में आई या नहीं आई? तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर कोई भी इंडिया की एम्बेसी विदेश में है और उसमें विदेश का बंदा काम करे, अगर विदेशी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में कोई विदेशी बंदा काम करे, भारत में है वो ऑर्गेनाइजेशन, या कोई विदेशी दूतावास जो भारत में है, विदेशी दूतावास जो भारत में है, भारत में, और उसके अंदर कोई विदेशी व्यक्ति काम करे, वो भारत का नॉर्मल रेसिडेंट में शामिल नहीं होगा। भारत के नागरिक पॉइंट का अपोजिट, समझ आ गया। ठीक है, चलो दोस्तों, तो ये हो गया हमारा क्या, तो इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल रेसिडेंट में क्या शामिल होगा और क्या शामिल नहीं होगा। क्या इतनी बात सारे लोग बहुत अच्छे से समझ गए या नहीं समझे? जल्दी से मुझे ये बताएं। अगर समझ गए हो तो फिर मैं नेक्स्ट डिस्कशन करता हूं कि वस्तुओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ गुड्स, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है नेशनल इनकम में। आज सिर्फ हमने नेशनल इनकम की फाउंडेशन भरी है, सिर्फ न्यू क्लियर करी है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए, ये है हमारा क्या, कि अब हम बात करते हैं वस्तुओं के प्रकार। तो वस्तुओं के प्रकार दो तरीके से हैं, एक तो फाइनल गुड्स जिसे हम कहते हैं अंतिम वस्तुएं, और दोस्तों जिसे हम दूसरा है मध्यवर्तीय वस्तुएं। मध्यवर्तीय वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स। सर एम्बेसी तो उस देश की घरेलू सीमा होती है, आपने बताया, तो उसमें कार्य करने वाले भी उसी देश के, हाँ सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मान लो उसकी एम्बेसी दूसरे देश की है कि नहीं, भारत में है, और उसमें भारत का बंदा काम करे तो वो तो सामान्य निवासी हो गया हमारा। लेकिन उसमें अगर विदेश के बंदा काम कर रहा है तो वो सामान्य निवासी नहीं हुआ। एक होता है अंतिम वस्तुएं, एक होता है मध्यवर्तीय वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तुएं, राइट। दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, तो दो तरीके की चीजें हो गई, एक हमारा अंतिम वस्तु हो गया, एक मध्यवर्ती वस्तु हो गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। सर इसमें एनआरआई शामिल हाई या नहीं है? तो विष्णु कह रहे हैं भैया सब बता दिया, अब ज्यादा खोपड़ा ना खाओ हमारा, पहले उसे अच्छी तरह सुनो, सीखो, समझो। अगर कोई भी एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट इंडियन है, इसका मतलब क्या? एनआरआई तो वो होगा बेटा गधे जो इंडिया का बंदा है, विदेश में रह रहा है।
नॉन रेसिडेंट इंडियन का स्टेटस क्या होता कि 6 महीने से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति लगातार, मतलब चाहे लगातार चाहे टुकड़ों में, 1 साल में 6 महीने से ज्यादा कोई व्यक्ति विदेश में रह ले तो वो एनआरआई हो जाता है। अब तुम कह रहे सर इसमें एनआरआई शामिल होगा या नहीं होगा? अबे नॉर्मल एनआरआई है, लेकिन अगर मान लो उसका आर्थिक उद्देश्य तो भारत के लिए है, विदेश में काम कर रहा, वहां पैसा भेज रहा, राइट ना। तो और मैंने इतना इतना डेप्थ में इसलिए नहीं पढ़ाया कि आप कंफ्यूज हो जाएं। सिंपल सी बात याद रखो कि जो भारत के नागरिक हैं, भारत के निवासी हैं, वो तो सारे शामिल होंगे। भारत के अंदर कोई विदेश का बंदा काम कर रहा है और वो उसका आर्थिक उद्देश्य तो विदेश में है, वो पैसा कमा के भेज रहा है, वो यहां शामिल नहीं होगा। बस इतना सा याद रखो। और चाहे भारत का बंदा विदेश में है और वो विदेश में रहकर काम भारत के लिए कर रहा, पैसा कमा के यहां भेज रहा, वो शामिल होगा। खत्म, सॉर्टेड। सॉर्टेड, बताओ क्या हुआ है नहीं? क्लियर्ड और नॉट? विदेश का बंदा भारत में है और वो पैसा कमा रहा, यहीं पे खर्च रहा, शामिल। विदेश का बंदा भारत में है, पैसा कमा रहा, विदेश भेज दे रहा, नहीं शामिल। भारत का बंदा भारत में है, शामिल। भारत का बंदा विदेश में है, पैसा कमा के भारत भेज रहा, शामिल। लो जी, इससे ज्यादा सरल और कुछ नहीं हो सकता। तो दो तरीके की वस्तुएं होती हैं, एक दोस्तों मध्यवर्ती वस्तुएं और एक अंतिम वस्तुएं। बिल्कुल सिंपल है, एक लाइन में बताऊंगा, ध्यान से सुनना। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका हम अंतिम रूप से उपभोग नहीं करते। अंतिम रूप से उपभोग नहीं करते। जिनका हम अंतिम रूप से उपभोग नहीं करते उन्हें हम कहते हैं मध्यवर्ती। जैसे ये कैमरा, इस कैमरे के अंदर एक छोटी सी मशीन लगाई गई, क्या उस मशीन का हमने डायरेक्टली यूज किया? नहीं। क्या उस मशीन को हमने प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया? नहीं। दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। अगर मान लो कोई भी ऐसी वस्तु जिसका हम अंतिम रूप से उपभोग करते, अंतिम रूप से उपभोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। ये कंप्लीट कैमरा जो मैं यूज कर रहा हूं, आपको क्लासेस प्रोड्यूस कर रहा हूं इससे, तो ये अंतिम वस्तुएं हैं। अब अंतिम वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक उपभोक्ता की वस्तुएं, एक पूंजीगत वस्तुएं। उपभोक्ता की वस्तुएं और एक पूंजीगत वस्तुएं। ये समझना, पूंजीगत वस्तुएं, ये आप बनाएंगे फ्लो चार्ट। उपभोक्ता की वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। भाई उपभोक्ता की वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुओं का मतलब समझना बहुत ही सिंपल है। उपभोक्ता की वस्तुओं का मतलब यह है जिसका प्रयोग उपभोक्ता करता है, पूंजीगत वस्तुओं का मतलब है वे अंतिम वस्तुएं जिनका उपभोग उत्पादक करता है। समझना, जैसे ये कैमरा, सुनो बिल्कुल क्लियर कट, ये कैमरा एक मध्यवर्ती वस्तु है क्या? नहीं। वो तो जो इसके अंदर, बस मध्यवर्ती वस्तु को ऐसे समझो, वे वस्तुएं जिनका प्रयोग अंतिम वस्तुओं को बनाने के काम आता है, अंतिम वस्तुओं को बनाने के काम आता है। खत्म बात। लो जी, खत्म बात। वे वस्तुएं जिनका प्रयोग हम अंतिम वस्तुओं को बनाने के काम में लाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मध्यवर्ती वस्तु। बोलो दोस्तों जय हो। क्या समझ में और अच्छे से आ गया या ईमानदारी से बताइए अभी भी नहीं आया? अगर कोई भी ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग हम किस लिए कर रहे हैं कि जिसका हम अंतिम वस्तु बनाएंगे, जैसे गेहूं हमारा क्या हो गया? मध्यवर्ती वस्तु। गेहूं से हमने आटा बना के ब्रेड बनाई, वो क्या हो गया? हमारा अंतिम वस्तु, राइट। अब अंतिम वस्तु
दो प्रकार की है, सुनना, दो प्रकार की है, एक उपभोक्ता की, एक उत्पादक की। अगर उसी ब्रेड को हम यूज करें, खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, तो वो हो गई हमारी कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता। वही ब्रेड एक दुकान वाला खरीद के लाए और फिर वो बेचे और उससे पैसा कमाए, दैट इज पूंजीगत वस्तुएं। इसका मतलब है इसका उद्देश्य क्या है? संतुष्टि। अगर हम किसी भी अंतिम वस्तु को यूज करें और संतुष्टि के लिए, तो उपभोक्ता सेटिस्फैक्शन के लिए, और किसी भी वस्तु को यूज करें किस लिए? लाभ के लिए या पैसा कमाने के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूंजीगत वस्तुएं। आनंद आनंद आनंद। ये कैमरा मैं अपने पर्सनल काम के लिए लाऊं, शूटिंग करूं अपने घर की, भैया खुद अपने बच्चों की, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो ये कैमरा क्या हो गया? कंज्यूमर गुड्स। ये कैमरा अगर मान लो खान सर ने खरीदा, किस लिए? कि भैया इस कैमरे से उत्पादन करेंगे, क्लासेस देंगे और वे पैसा कमाएंगे, तो ये कैमरा क्या हो गया? कैपिटल गुड्स हो गया। राइट ना दोस्तों, ये दो तरीके की वस्तुएं हो गई। अब जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो दो होती हैं, या तो कैपिटल गुड भी मान लो, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। इसका मतलब कुछ नहीं है। ड्यूरेबल जो लंबे समय तक यूज करें, जो लंबे समय तक यूज करें और लंबे समय तक के लिए। और ये क्या होता है? जो पेरिशेबल होती है, इन्हीं को हम बोलते हैं पेरिशेबल। पेरिशेबल क्या होता है? पेरिशेबल का मतलब होता है जो FMCG भी कहते हैं हम इनको, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। मतलब पेरिशेबल, जिनका समय अवधि ज्यादा नहीं होती, जैसे सब्जियां, दूध, दही, पनीर, ये क्या है? कंज्यूमर गुड्स हैं, लेकिन ये FMCG गुड्स में आती हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। सो दोस्तों, ये है अलग अलग प्रकार की वस्तुएं। अगली क्लास जो हमारी शुरू होगी दोस्तों, वो होगी, हेडिंग डाल के रखिए, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। और इसको हेडिंग बनाने से पहले आप एक नोट में एक पॉइंट लिख लीजिए, यहां के एक नोट में एक बड़ा बड़ा पॉइंट लिख लीजिए कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, या यहां पे मान लो GDP में सिर्फ अंतिम वस्तुओं का मूल्य शामिल होता है। सिर्फ अंतिम वस्तुओं का मूल्य शामिल होता है। सिर्फ अंतिम वस्तुओं का मूल्य शामिल होता है। दैट्स इट। मतलब सिर्फ अंतिम वस्तुओं का मूल्य शामिल होगा, जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी वैल्यू कभी शामिल नहीं होगी ना। चलो भैया, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय समुच्चय। राष्ट्रीय आय समुच्चय दोस्तों, ये हमारा अगली क्लास का टॉपिक होगा, राष्ट्रीय आय समुच्चय। नेशनल इनकम एग्रीगेट्स क्या होते हैं, राष्ट्रीय आय समुच्चय में हम बात करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें तमाम सारी चीजें कल आप लोगों को समझ में आएंगी और कल तुम्हारे कानों से, नाकों से, मुंह से धुआं निकलेगा। कैसे? कल देखेंगे दोस्तों। तो कल हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो इन्हें हम कहते हैं राष्ट्रीय आय समुच्चय। इन्हें पहले अच्छी तरह सीख लेंगे तो आपको राष्ट्रीय आय आप कल ही समझ जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली कल हमारी आखिरी क्लास हो सकती है। और चूंकि हमने नेशनल इनकम में कल हम बात करेंगे GDP MP, NDP MP, GNP MP, NNP MP, GDP FC, NDP FC, GNP FC, NNP FC। दोस्तों, आज मैं इतने जल्दी मैं बोल रहा हूं, कल इससे ज्यादा जल्दी आप बोलेंगे। तो कल हम बात करेंगे GDP MP, NDP MP, GNP MP, NNP MP, GDP FC, NDP FC, GNP MP, राइट। तो मिलेंगे दोस्तों कल की क्लास में, और कल ये सारी चीजें बताएंगे कि GDP MP क्या है, NDP MP क्या है, GNP MP क्या है, NNP MP क्या है, राइट। ये आपके लाइक अदर एग्जाम्स के में काम आते हैं, लेकिन आपके ये मेंस में है। तो आपके मेंस में एक 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, हाउ द GDP MP वुड बी कन्वर्टेड इनटू NDP MP, कि कैसे GDP MP को NDP MP में परिवर्तित किया जाए, राइट। या मान लो आपके 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि GDP
एवं एनडीपी में अंतर स्पष्ट करिए, तो आपको 5 नंबर में लिखना होगा। फिर दोस्तों लॉन्ग मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों, या मान लो 5 नंबर का आज एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि सामान्य निवासी और नागरिकों में क्या अंतर है। दोस्तों नागरिक की बात पॉलिटी में चलेगी, 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स, राइट। लेकिन जब हम बात करेंगे सामान्य निवासी तो वो इकोनॉमिक्स की बातें हैं। सो इकोनॉमी रैप गॉड, राइट। चलो यार, तो दोस्तों ऐसी तमाम सारी बातें कल चलेगी और कल 11 नंबर का क्वेश्चन होगा जो इस साल एमपीपीएससी में आया था। क्या? व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के कौन कौन से दिन भर पढ़ने का मन करता है सर आपसे? अबे हमारे कुछ और भी काम होते हैं, है कि नहीं। तो मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में, जब तक आप लोग खूब एंजॉय करिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए, अपने माता पिता की सेवा करिए, समाज का अच्छा कल्याण